नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है जो कि आप कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपना परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन और करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको एक तरफ क्रांति के नाम दिए गए हैं रिवॉल्यूशन के, दूसरे इनसे संबंधित जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो जब भी हम गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर और हनी से, बागवानी और एवं शहद से। तो ए का सेकेंड आपको दो जगह दिया गया है। दूसरा देखते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? देखिए ये आपके फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, उर्वरक से। तो बी का फोर्थ यहां दिया गया है, डी आपका सही उत्तर है। येलो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। और ब्लैक रिवॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो डी का थर्ड हो गया। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर क्लास हम कुछ और क्रांति देखते हैं। जैसे जब हम गोल्डन क्रांति की बात करते तो अभी हमने देखा कि बागवानी एवं शहद से, हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। पीली क्रांति तिलहन ऑयल सीड से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। इसी तरीके से नीली क्रांति की बात करेंगे तो मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो वो चमड़ा, ठीक है, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद से। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति जो है वो कपास से रिलेटेड है। लाल क्रांति मांस से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दूध से और रजत क्रांति अंडा से रिलेटेड है। यहाँ पर याद रखिएगा ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ये पास्ट ईयर का ही एक प्रश्न है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पर दो तीन चीजें जो हर बार पूछी जाती है वही कि हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं भारत में, तो हम बताएंगे एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन को हम कहते हैं। फिर इसी तरीके से अगर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग, इनका भी नाम आपको याद होगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात होगी, सफेद क्रांति की, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? वो दूध से रिलेटेड है। और उसके जनक किसको कहा जाता है? उसके जनक हम कहते हैं वर्गीसी कुरियन को। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि अगर परीक्षा में यहां से कोई भी प्रश्न रिपीट हुआ तो वो बिल्कुल भी गलत ना हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए देखते हैं। नियोप्रीन की अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट प्रकार का रबड़ होता है, एकदम सही है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ये एक हार्मोन होता है और बोला जाता है कि जो मदर्स हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, इसको लव हार्मोन कहते हैं। जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पर देखते हैं एस्पार्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंथेटिक स्वीटनर है। ठीक है, जो आप लोग शुगर फ्री गोलियां खाते हैं ना घर में, उसमें देखिएगा उसमें एस्पार्टम प्रेजेंट होता है। रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च दिया गया है। जो रेयॉन है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, वो मॉडिफाइड सेलुलोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है? ए आपका गलत है। याद रखिएगा क्लास, जब भी हम रेयॉन की बात करते हैं ये एक फाइबर है, ये एक रीजनरेटेड सेलुलोज है। ठीक है, जो कि आपके वुड पल्प से मिलकर बना रहता है।
ऐसे ही अगर कभी आपके दिमाग में आए कि सेलुलोज का एग्जाम्पल दीजिए, तो जो भुट्टा खाते हो, जो भुट्टा के बाल होते हैं, वो कॉर्न फाइबर जो है वो भी सेलुलोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आप लोगों के कूलर में अब ठंडी मतलब गर्मी आ गई है तो ठंडा ठंडा जो कूलर है उसमें जो आपका पीछे घास लगा रहता है, ऐसे ऐसे ना घास लगवाते हैं, वो भी फाइबर का एग्जाम्पल है और वो भी सेलुलोज का एग्जाम्पल है। तो अब आप सेलुलोज में कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर हम रेयॉन की बात करेंगे तो ये एक रीजनरेटेड सेलुलोज है जो कि आपकी वुड फाइबर से मिलकर बना रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये एक आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डेनमार्क को, नॉर्वे को, स्वीडन को या फिर फिनलैंड को? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स हम कहते हैं फिनलैंड को। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर मैदान का अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता है। पंजाब में खादर को बेट कहते हैं। अब क्लास यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि पंजाब में खादर को हम बेट कहते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, लेकिन खादर मैदान का अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है जहां पानी हर साल नहीं पहुंचता, ये आपका गलत है। खादर वो मैदान का वो भाग है जहां पर हर साल पानी पहुंचता है। ठीक है, इसी वजह से जो खादर में जो आपकी जो जमीन होती है ये आपकी फर्टाइल होती है। यहाँ पर अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें कि कौन सा आपका सही है बोला गया है, कौन सा सही है, तो खाली केवल 2 सही है आपका। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, इधर हिमालयन रीजन है। ठीक है, हिमालयन रीजन के बाद आपका भाबर रीजन आता है। भाबर रीजन वो वाला रीजन होता है जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे होते हैं। तराई रीजन आपको पता है, ये गोरखपुर, नेपाल और इधर वाला जो रीजन है ये आपका तराई रीजन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी एक सी है। ठीक है, सी क्या कह रहे हैं हम, एक नदी है। यहाँ पर रिवर की बात करते हैं हम। चलो, यहाँ पे एक रिवर है आपकी, ठीक है, जिसमें खूब पानी है। तो रिवर के जो एकदम बगल वाला रीजन होता है इसको हम कहते हैं खादर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलता है। और जो इसके बाद वाला रीजन होता है उसको हम बंगर कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और बंगर में आपके नदी का पानी नहीं पहुंचता है, खादर में तो नदी का पानी पहुंचता है, इसी वजह से बहुत फर्टाइल लैंड भी होती है। यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल मिलते हैं और इधर बांगर में हमें ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कथन कारण पे है। कथन है, सेब एक असत्य फल है। कारण क्या दिया गया, इसमें फल बनने में पुष्प के साथ अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब हम सेब की बात करते हैं ना, तो जो सेब है वो आपका एक असत्य फल है। क्यों असत्य फल है? देखिए, सत्य और असत्य फल में डिफरेंस क्या होता है। जो सत्य फल होते हैं उसमें जो आपका फ्रूट बनता है वो डायरेक्ट सीड से बनता है। मतलब अगर फल बन रहा है तो वो केवल अंडाशय में के भाग से बन रहा है। ठीक है, ये चीज याद है, केवल अंडाशय के भाग से बन रहा है। और जब हम फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे हम कह सकते हैं पुष्पासन या फिर हम थैलेमस कहें, जिसको पुष्पासन को ही हम थैलेमस कहते हैं, ये भी सहयोग देता है फल बनने में। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए आपका सही होगा। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, देखिए ये आपका पूरा फ्रूट है। ठीक है, ये आपका पूरा फ्रूट बना है। अब अगर इस फ्रूट को हम देखेंगे तो ये देखिए सीड है, यहाँ पे ओवरी है और थैलेमस ने भी अपने रोल को प्ले किया। ये सेब का जो ये पार्ट है वो थैलेमस से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। लेकिन अगर फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त भी अन्य भाग भी हिस्सा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल। ठीक है, यहाँ पे थैलेमस भी अपना पार्ट प्ले करता है फल बनने में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 282 में वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 281 में प्रावधान है कि वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा। अब बताओ क्लास, इतनी बार हमने डिस्कस किया है, जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन की बात किस आर्टिकल में की गई, 282 में नहीं, यहाँ पे 280 में बोला गया है संविधान के कि वित्त आयोग बनेगा एक। ठीक है, हाँ,
यहाँ पे जो रिपोर्ट वित्त आयोग पेश करता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में रखता है। ये 281 में दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो इस वजह से उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। यहां पर देखिए, ये भी आपका अनुच्छेद पे बेस्ड प्रश्न है, आर्टिकल पे बेस्ड प्रश्न है। तो देखिए 26 में क्या बोला गया, 26वें में अंतःकरण की ओर धर्म की आपात रूप से मनाना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा है 27 में क्या बोला गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आखिरी दिया गया है 28वें में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में स्वतंत्रता। तो यहाँ पर मैं बता दूं 2 और 3 तो आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आपका 26वां नहीं है, ये 25वें आर्टिकल में ये बोला गया है। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो केवल 2 और 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 26वें में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। और 27, 28 हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो कितने को एनसीआर में इंक्लूड किया गया है, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, 8 को। और वो 8 आपके कौन कौन से हैं, मेरठ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एम लिख रही हूँ, मेरठ, फिर उसके बाद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, फिर बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और शामिल हो गया। याद रखिएगा ये चीज। तो पूरा आपका 8 है ये। अगला देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की प्रतिशत जो है वो 32.9% है। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कृषक आबादी जो है वो 50% है। तो इसमें आपका कौन सा सही है बोला गया है। तो ये याद रखिएगा, 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार चले, सेंसस के अकॉर्डिंग चले, तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका 32.9 है। ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुल कार्यशील आबादी में 50% से अधिक आपके कृषक हैं, ये आपका गलत है। कितने हैं, 29% है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खाली ए, क्योंकि दूसरा आपका गलत है। यहाँ पे हम आंसर में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कृषक आबादी जो है वो 29% है। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया था। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए किसने लगाया था। निल्स बोर ने लगाया था, पियरे क्यूरी ने लगाया था, मैडम क्यूरी ने लगाया था, या फिर हेनरी बेकरेल ने लगाया था। तो हेनरी बेकरेल द्वारा डिटेक्ट किया गया था रेडियो एक्टिविटी को। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, जैविक खाद को बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है, जैविक खाद के रूप में केवल शैवालों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, बोला गया है कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो जैविक खाद जो है हमारे, ऑर्गेनिक जो खाद है हमारे, उसको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जैविक खाद के रूप में केवल लिखा है ये शब्द, केवल शैवालों का प्रयोग किया जाता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे शैवाल का, कवक का, ठीक है, बैक्टीरिया का, जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ आदि को समृद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे केवल जो है वो आपका गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है। अब बताओ कितने देशों से लगी हुई है, 6, 7, 8, 9। तो याद रखना कितने से, 7। भारत सबके साथ 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 चलने को सोचता है, ठीक है, साथ साथ में हम बिलीव रखते हैं, इसीलिए हमारी जो सीमा है वो 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। वो कौन कौन सी है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, ये किस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य एक खगोलीय पिंड है,
उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है। तो क्लास ये बताइए, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चंद्रमा के पास, जो चंद्रमा है उसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य की रोशनी पे चमकता है। ठीक है, तो ऑल द सेलेस्टियल बॉडी एमिट देयर ओन लाइट, सही है कि गलत? गलत है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला आपका गलत है, और कौन सा सही? सूर्य एक खगोलीय पिंड है, ये आपका सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ओनली 2 इज करेक्ट, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में बहने वाली धारा नहीं है, कौन सी हिंद महासागर में धारा नहीं बहती है? बेंगुएला, ठीक है, फिर उसके बाद मोजाम्बिक, फिर अगुल्हास, फिर दक्षिण विश्वत रेखीय धारा, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल रीजन की बात करें। इंडियन ओशन को अगर हम देखें मैप में यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे इंडियन ओशन दिख रहा है, इधर आपको इक्वेटोरियल दिख रहा है करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है, अगुलस दिख रहा है, ठीक है, मोजाम्बिक दिख रहा है। अब प्रश्न पे आइए, तो देखिए साउथ इक्वेटोरियल था, एगुलस था, ठीक है, मोजाम्बिक था। यहाँ पे बेंगुला की अगर हम बात करें, बेंगुला इसका पार्ट नहीं है। बेंगुला तब कहाँ फ्लो करती है बताइए? बेंगुला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बेंगुला दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये एक ठंडी पवन है, ठंडा वो है, ये भी याद रखिएगा, ठंडी धारा है। ठीक है, पवन एक ठंडी धारा है। अच्छा क्लास, ये चीज तो आपको पता होगी ना कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन रहता है ये गर्म रहता है। ठीक है, अगर कोई जो करंट है वो आपका इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही है तो वो एक गर्म धारा होगी। ठीक है, गर्म धारा क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, पोल पे टेम्परेचर कम है, तो पोल से जो आपकी करंट इधर की तरफ आ रही होगी वो आपकी एक ठंडी होगी धारा। यहाँ पे देख लो, इधर से इधर जा रही है, इक्वेटर से दूर जा रही है तो वो गर्म धारा है, इक्वेटर की तरफ आ रही है तो वो एक ठंडी धारा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला अरब देश कौन सा था? तो ये आपका करंट का प्रश्न, अगर आप चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं। हाल ही में जो कंट्री जिसने सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है फ्रॉम द कोल, वो आपका है यूएई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व एवं संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? मुकुंदरा की अगर हम बात करें, मुकुंदरा की हिल्स की, तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है बताइए? मुकुंदरा हिल्स जो है वो गुजरात में है? नहीं, तो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। बुक्सा की अगर हम बात करें तो बुक्सा कहाँ पर है? वो आपका पश्चिम बंगाल में है, एकदम सही है। सतकोशिया की अगर हम बात करें तो ये आपको कर्नाटक दिया गया है। सतकोशिया कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, सतकोशिया जो है वो उड़ीसा में है, और मुकंदरा की अगर हम बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए टाइगर रिजर्व जो कि बंगाल में, आपके पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, राजस्थान में राथम्बोर है, सरिस्का है, मुकंदरा हिल्स है, उड़ीसा में सिंपलीपाल है, सतकोशिया है, कर्नाटक में बांदीपुर है, भांद्रा है, दांडेली है, अंशी है, नागरहोल है और बिलीगिरी है। ठीक है, रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ। आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे या एक नगरीय संस्कृति थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, हिमालय से ये लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास बोला गया कौन सा सही नहीं है, तो सबसे सही उत्तर तो बी होगा कि ये आपका एक नगरीय संस्कृति या एक नगरीय संस्कृति नहीं थी। क्यों नहीं थी? हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आर्यंस आए हैं भारत में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो आपकी उधर की जो सिविलाइजेशन थी, वो आपकी एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, वहां पे नगरीय संस्कृति देखी जा सकती है। लेकिन वैदिक जब आया तो ये नगरीय संस्कृति आपकी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गई। तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिष्क के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए जरा यहाँ पर कि वह शक वंश का महानतम शासक था।
अब देखिए यहाँ पे क्लास जैसे ही पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा आपके दिमाग में आया होगा क्या बात कर रहे हैं मैम, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महानतम शासक था। तो पहला ही आपका गलत है और इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो ए ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम और ऑप्शंस को पढ़ेंगे। कनिष्क ने शक एरर जो है आपका शक संवत जो है वो आरंभ किया था 78 ईस्वी से। ठीक है, कनिष्क ने महायान धर्म माना था और इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किस बदायूं ने ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया है बताइए, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूं द्वारा जो इतिहासकार था आपका उसने ये स्टेटमेंट कब दिया, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो टोकन करेंसी जो थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की जगह किसने अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। बोला गया है कि जमींदारी एबॉलिशन एंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच ईयर, 1948, 1950, 1952 या फिर 1956। तो याद रखिएगा 1950 में पास हुआ था। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। यह मिशन 1945 में भारत में आया। तो यहाँ पर बोला गया है कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। अब देखिए क्लास, जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एटली ने भारत में भेजा था कि वो भारत के जो नेता है लोग हैं उनसे एक अनौपचारिक रूप से वार्ता कर सके। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो किसके द्वारा भेजा गया था, विंस्टन चर्चिल द्वारा नहीं, ये आपका भेजा गया था लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एटली द्वारा। याद रखिएगा। यह मिशन 1945 में भारत में आया था। तो अगर हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की तो ये 1946 में आया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे क्लास देख लीजिए। जनवरी 1946 को ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर वार्ता करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन शामिल थे, सर स्टेफर्ड किप्स, ठीक है, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, C.A.V. अलेक्जेंडर और फिर पैथविक लॉरेंस। याद रखिएगा। अगले प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भाग लिया था। इस समय वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहले स्टेटमेंट में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के को रिप्रेजेंट किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है कि इस समय जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड वेवेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इस वजह से आपका उत्तर जो होगा वो सही क्या होगा, सी सही उत्तर है। या हम देख लेते हैं शिमला सम्मेलन को एक बार। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था और कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। और मुस्लिम लीग को किसने रिप्रेजेंट किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और अगर परीक्षा में पूछेगा कि इस सम्मेलन के समय आपका जो वाइसरॉय था वो कौन था बताइए, तो अभी हमने देखे यहाँ पर देखा है कि कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड वेवेल था। और वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए ही शिमला सम्मेलन रखा गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। दूसरा है अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्री परिषद का प्रावधान दिया गया है। तो आपको पता है कि जब भी हम बोलते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि आपका बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये जहां पर जो अनुच्छेद 78 दिया गया है क्लास, वो आपका गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस आपसे किया है कि आर्टिकल 74 में बोला गया है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 78 में बोला गया है राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्री परिषद का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका का कार्य केवल नीतिगत निर्णय लेना है। दूसरा है प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अच्छा क्लास, जब भी हम बात करते तो आपको पता है आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम कार्यपालिका कहते हैं, और हमारे विधायिका होती है जिसको कि हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो विधायिका का कार्य केवल नीतिगत निर्णय लेना है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। विधायिका का नीतिगत निर्णय लेती है, ये सही है, लेकिन साथ ही साथ नियम व कानून भी तय करती है। ठीक है, और जब उनको लागू करने की बात आती है तो लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। और प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि विधायिका का कार्य यहाँ पे सीमित किया गया है खाली नीतिगत निर्णय लेने तक। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है व नियम व कानून भी तय करती है। तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो खाली ए आपका जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल एजी की बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में की गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। और इसी में बोला गया है भारत का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है, कानून अधिकारी है, वो कौन है? विधि अधिकारी है, वो कौन है? अटॉर्नी जनरल है। ये भी सही है, लेकिन क्या इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है? बताइए, नहीं, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, यहाँ पे बोला गलत है, सॉरी, और यहाँ पे बोला गया आपसे कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। तो 1 और 3 आपका सही है और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है? ये भी हमने आपसे डिस्कस किया है कि हिंदी लैंग्वेज की बात हमने किस आर्टिकल में की है। लास्ट क्लास में ही हमने आपसे ये डिस्कस किया है। आर्टिकल 343 में, 345 में, 350 में या फिर 351 में। तो इसकी बात हम करते हैं आर्टिकल 343 में। याद रखिएगा कि हिंदी शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द देवनागरी शैल बी यूज्ड। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? क्लाइव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर जो था वो क्लाइव था। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर आपका जो दोनों ही स्टेटमेंट है एकदम सही है। द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की थी बंगाल में? क्लाइव द्वारा की गई थी। और फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया वाज आल्सो अ क्लाइव। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। ये सब कुछ आसान प्रश्न है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। यहाँ पर क्लाइव की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्लाइव पहले 1757 से 1760 तक था, फिर वो चला जाता है, फिर वो 1765 में वापस आता है और 1767 तक रहता है। ये चीज आप याद रखिएगा। एक बार परीक्षा में पूछा था कि बैटल ऑफ बक्सर पहले हुआ था कि क्लाइव दोबारा वापस आया था, कौन सा चीज पहले हुआ था? तो याद रखिएगा 1757 में तो बक्सर का ये प्लासी का युद्ध हुआ था आपका, और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव आता है, ठीक है, 1765 में। ये चीज याद रखिएगा। और क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, ठीक है। क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान वेरलेस्ट और कर्टियर बंगाल के गवर्नर रहे थे। 1757 का जो प्लासी का युद्ध भी था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो क्लाइव के नेतृत्व में नहीं हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दी गई थी।
सुभाष चंद्र बोस के अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात किसे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतारमैया को या फिर महात्मा गांधी को? तो क्लास आप सभी को पता है जब 1939 में त्रिपुरी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस आपके जीतते हैं और ये हराते किसको है? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, जिनका कि कौन सपोर्ट कर रहे रहते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, लेकिन जब ये रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट होने के बाद, तब उसके बाद कौन प्रिसाइड करता है? तो राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते हैं। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी से पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया गांधी जी ने। ठीक है, और चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी ने कोई भी नाम नहीं सुझाना बेहतर समझा। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनकी जगह पर अध्यक्ष बने। ये चीज याद रखिएगा। और रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन करते हैं? ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख जो है वो कर्नाटक के तुमकुरी जिले के कोनाली में खोजा गया है और इस शिलालेख को तमिल में लिखा गया है। तो उसमें बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो ये चीज याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के डेथ से रिलेटेड जो स्टोन पिलर मिला है वो होनाली में तुमूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मिला है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो तमिल लैंग्वेज नहीं है, वो कन्नड़ लैंग्वेज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पर आपका पहला ही केवल सही है, तो ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि वो तमिल में नहीं कन्नड़ में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरिया एक अकार्बनिक यौगिक है या जल में अघुलनशील है? तो यूरिया की जब भी हम बात करते हैं, यूरिया जो है वो आपका एक कार्बनिक है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अकार्बनिक यौगिक नहीं है, वो आपका कार्बनिक यौगिक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बताइए क्या ये पानी में घुल सकता है? तो यह जल में घुलनशील है तथा बड़े पैमाने पे यूरिया का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा द्रव्य अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, घुलनशील है वो, यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, इंग्लिश वाले इसको इनसॉल्युबल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अघुलनशील बोला गया है तो मतलब इनसॉल्युबल है, तो ये आपका गलत है अगर हम इनसॉल्युबल ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो खाली डी आपका आर करेक्ट होगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नवीन समुदाय के आगमन के लिए रिक्त स्थान या वनस्पति रहित नग्न स्थान करने की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा क्लास, जब मैंने आपको सक्सेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बैरन लैंड होता है, वहां पे पथरीली चीजें होती है। ठीक है, फिर एक एक स्टेप आपका आगे बढ़ता है और सबसे लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है और स्टेबलाइजेशन वाला स्टेज आता है, मतलब पीक पे ये पहुंच जाती है जो प्रोग्रेस होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? पहला इसमें आपका बोला गया है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेकेंट स्पेस और एरिया डिवोट ऑफ वेजिटेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटीज, इसको हम कहते हैं न्यूडेशन। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। इसीलिए जो पहले की क्लासेस है उनको करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही क्लासेस की होगी उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते कहती हैं कि ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, तो उसी पे बेस्ड ये आपका एक और प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। जैसे मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, अनुक्रमण की जो प्रक्रिया है, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है पहले के टेस्ट में। यहाँ तक कि एनवायरमेंट की क्लास में भी मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है।
और आज की क्लास में इसी से रिलेटेड हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहला स्टेज होता है उसको हम न्यूडेशन कहते हैं और जो एकदम आखिरी स्टेज होता है उसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंस की बात की गई है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था सी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। देखिए जब भी हम बात करेंगे द्वैध शासन की और हम कहेंगे द्वैध शासन आपके प्रांतों में लगा था, तो हम कहेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के थ्रू आया। लेकिन अब यहीं पे द्वैध शासन को जब हम कहेंगे कि द्वैध शासन आपके प्रांतों में समाप्त होकर आपके सेंटर में लगाया गया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। इतनी चीजें आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है, वो वॉइसरॉय था और मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का सेक्रेटरी था, सचिव था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और जो वॉइसरॉय की जो कर्मचारी परिषद थे उसमें 6 सदस्यों में से बोला था कि जो 3 सदस्य अब होंगे वो आपके भारतीय होना अनिवार्य है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें आपके 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स से 3 मेंबर्स जो होने चाहिए में से वो आपके इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये 2 चीज आपको परीक्षा में पूछी जाती है तो मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज और, इसी ने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तृत करके इसमें ईसाइयों को, आंग्ला भारतीयों को और यूरोपियन को भी शामिल किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए। इस प्रश्न को देखते हैं। गीता प्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है? इसे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है दोनों ही सही है। ठीक है, अगर हम गीता प्रेस की बात करें तो गीता प्रेस आपके गोरखपुर में है और स्वतंत्रता के पहले ही इसे स्थापित किया गया था। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। गीता प्रेस की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व 1923 में ही की गई थी और इसकी स्थापना जय दयाल गोयंका और घनश्याम दास जलान ने सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए किया था। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।